हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के इस वीडियो में आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर प्रश्न से रिलेटेड जो एडिशनल फैक्ट होंगे और उससे जुड़ी अतिरिक्त जानकारियां होंगी उनको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहां पर हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो यहां पर न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम दिया है। तो पहले आप इसका ऑप्शन चेक करने से पहले आपको देखना होगा कि फ्लक्स क्या होता है। दोस्तों, विद्युत फ्लक्स है तो फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा होता है। यहां पर मित्र, यहां वोल्ट से रिलेटेड बातें हैं तो यहां पर ये जो कॉस है ये हमारा कांस्टेंट होता है, इसको हटा दिया जाएगा। आपको ध्यान हो, यहां पर वोल्ट से रिलेटेड है तो ई का एक और फार्मूला होता है रिलेशन, ई बराबर होता है वी बाई एल, और यहां पर हम लिख सकते हैं इंटू ए। और अब इसके मात्रक लिखिए, V मतलब विभव, यानी इसका मात्रक होता है मित्र वोल्ट होता है, और अपॉन में होता है इसका मीटर, और यहाँ पर क्षेत्रफल है तो गुणे हम कह सकते हैं कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एक मीटर से एक घात कट जाएगा तो यहाँ पर आंसर हमारा आ रहा है मित्र वोल्ट इंटू मीटर, यानी ये वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन सही होगा। आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा तो बेटर होगा। दोस्तों, यहां पर एक रिलेशन मैंने बताया जो कि E बराबर V अपॉन एल। यह क्या है? E बराबर V अपॉन जो एल है यह हमारा विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध है, जहां पर L जो होगा वो दो आवेशों के बीच की दूरी होती है। यहां पर L लिखा गया है, आप चाहें तो R लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। L का मतलब होता है दो चार्जेस के बीच की दूरी, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो या फिर विभव निकाल रहे हो तो डिस्टेंस जो होता है वो r होता है। तो r के लिए चाहे आप l लिख लें या r लिख लें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। कई बार हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र तथा विभव में क्या संबंध है, तो आप ये फॉर्मूला जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये गा वाला प्रश्न हमने लिख दिया है, मिस्टेकली थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए खा वाला प्रश्न हमने यहाँ लिखा है। तो आइए पहले खा वाले प्रश्न को ही हल कर लेते हैं। यहाँ लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र B में वेग u से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल वेक्टर F होगा। दोस्तों, हमें पता है कि जब कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसमें कोई आवेश यदि गति कर रहा होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम जानते हैं F बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। मित्र होता है, क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर वेग u के फॉर्मेट में दिया है तो हम यहाँ पर वेग को भी क्या करेंगे? u के फॉर्मेट में ही लिखेंगे। और अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर q क्या है? हमारा अदिश राशि है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर F बराबर क्यू पर तो कोई आवेश नहीं हो, ये सदिश राशि नहीं है, हमारी अदिश राशि है। इतने पार्ट को आप देखें, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है मित्र ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा की जगह पर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से u और b साइन थीटा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं वेक्टर u क्रॉस वेक्टर b, ये भी लिख सकते हैं, यानी q वेक्टर u क्रॉस वेक्टर b। ये वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप पूरा फॉर्मूला भी ध्यान दीजिएगा। अब हम गा वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गा वाला प्रश्न है मित्र, यदि वेक्टर E तथा वेक्टर B वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। आपको ध्यान हो, जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है वह एक त्रिविमीय तरंग है, जिसमें हम ये समझते हैं इस तरह से विद्युत सदिश के कंपन होते हैं। जैसे ये तरंग संचरण की दिशा है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है
और ये एक्स एक्सिस की माइनस दिशा होगी। एक दिशा ये हमारी वाई होती है और इसे हम मान लेते हैं जेड। यदि विद्युत सदिश के कंपन ऊपर और चुंबकीय सदिश के कंपन नीचे हों, मतलब जेड अक्ष पर हो और ये वाई अक्ष पर हो, तो तरंग संचरण की दिशा इधर होती है। यानी हमेशा तीनों जो होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और ऐसा हम केवल सदिश गुणन में देखते हैं। तो आपको यहाँ पर जहां भी सदिश गुणन दिखाई देता है वो आंसर हमका सही हो जाएगा। मित्र कहां पर है, वेक्टर ई भी नहीं सही होगा, ये भी सिंगल है, इसको भी नहीं सही करेंगे। डॉट प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अगर इसका परिमाण निकालने की बात करें तो ई बी साइन थीटा, और साथ में यहां पर हम कह सकते हैं एक्स कैप, हालांकि होता है एन कैप, जो इन दोनों यक्स मतलब वेक्टर ई और वेक्टर बी, इन दोनों के क्या होगा, लंबवत होगा, इन दोनों के अलग दिशा में होगा। ठीक है, आपको ध्यान हो हमने अपने कॉन्सेप्ट में बताया है, विद्युत सदिश के कंपन अगर ऐसे हो रहे हैं, चुंबकीय सदिश के कंपन अगर इधर हो रहे हैं ऐसे, तो तरंग संचरण की दिशा सामने की ओर होगी, बिल्कुल इस तरीके से, ऐसे इधर ऐसे इधर, ऐसे हो रहा है तो तरंग क्या होगा, आगे की तरफ जाएगी। तो ऐसा कब होता है, हम सदिश गुणन में ही देखते हैं मित्रों। ठीक है, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और फील ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पर जाकर वैद्युत चुंबकीय तरंग का कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, वहां आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब हम गा के बाद घा वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये 4 डायोप्टर है, डी लिखा तो डायोप्टर समझिएगा। 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। कैसे हल करेंगे इसे, देखिए पहले ये डायोप्टर दिया है, यानी 2 लेंस हैं, दोनों की क्षमताएं दी गई हैं, तो संयुक्त लेंस की क्षमता पहले निकाल लेंगे। यहां पर लिखिएगा मित्र, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर होता है मित्र, पहले P1 प्लस P2, यानी पहले और दूसरे लेंस की। पहले लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, ये 4 लिख लिया जाएगा, और प्लस दूसरे लेंस की जो क्षमता है -2 डायोप्टर है, तो यहाँ पर -2 लिखा जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो 4 और -2, यहाँ पर 2 डायोप्टर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये हमारा क्षमता निकल गया है, हमें तो फोकस दूरी निकालनी है, और आप ऑप्शन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जब ऑप्शन हमारे सेंटीमीटर में है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहां हम जानते हैं कि P बराबर होता है 1/f। अगर ऐसा होगा तो ये फोकस दूरी क्या होगी, मीटर में होगी। चूंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है P बराबर 100/f के होता है, और 100 देख रहे हैं ऊपर, आप 100 लिख दीजिएगा, और नीचे f की सॉरी यहाँ पर f निकालना है तो आप f को इधर भेज दीजिएगा, यहाँ पर नहीं लिखते, f इधर आ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा मित्र, यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, हमें लगता है कि आपको यहाँ नहीं दिखेगा। अगर f यहाँ आ जाए तो f बराबर हो जाएगा 100/p के हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर निकल जाएगा 100 बटे में, यहाँ पर 2 डायोप्टर क्षमता आया है, इसे काट दीजिए, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये प्लस में होगा मित्र, तो यहाँ पर प्लस वाला आंसर सही हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पर क्षमता प्लस में आई है, इसका मतलब क्षमता जब भी प्लस में आएगा तो वहां पर आपको ये भी ध्यान देना है कि वो उत्तल लेंस होगा, अगर माइनस में आएगा तो आपका अवतल लेंस होगा। ठीक, यही बात फोकस दूरी से लागू होता है, अगर पॉजिटिव आ गया तो उत्तल है और निगेटिव आ गया तो अवतल होगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को अभी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये हमारा एकदम बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, और देखना मैं इसे बहुत ही शॉर्ट में सॉल्व करूंगा, आप देखकर भी कहेंगे वाह क्या बात है। यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित हो रहे हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, निरोधी विभव होना चाहिए, कितना होगा। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। देखिए
ये 1 नंबर का प्रश्न है, तो हमें डिटेल तो लिखना नहीं है, इसलिए हम सिंपली इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे शॉर्ट में। आपको ध्यान होना चाहिए कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, यहां पर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होता है वह हमारा ई वी नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है मित्र? ई वी नॉट के बराबर होता है। और हमें अधिकतम गतिज ऊर्जा दे दी गई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जहां पर ये जो हमारा वी नॉट है यह हमारा निरोधी विभव है। क्या है? निरोधी विभव है, और इसी को हमें फाइंड करना है। तो आप देखिए इधर लिख लीजिएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इधर भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये निरोधी विभव है, ये वोल्ट है। इस तरीके से आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये ई से ई कट जाएगा मित्र। क्या हो जाएगा? ई से ई कट जाएगा। और आप सोचिए अगर हम ई का मान भी रख दें, आपको पता होगा कि ई इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर मैं रख भी लूं तो इधर भी रखूंगा, इधर भी रखूंगा, कट जाएगा, तो रखने से कोई फायदा नहीं है। यानी वी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है मित्र? वी नॉट बराबर हमारा आ जाएगा 4, और ये वोल्ट लिखा है, ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इतना कर सकते हैं, आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसमें पंच संयोजी पदार्थ मिलाए जाते हैं, और पंच संयोजी पदार्थ हमारा इसमें से जो भी होगा वही आंसर सही हो जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में केवल पंच संयोजी और त्रिसंयोजी पदार्थ ही मिलाए जाते हैं, ठीक है। पंच संयोजी में फास्फोरस है, और चूंकि पी टाइप है तो यही हमारा आंसर भी सही हो जाएगा। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता तो उसमें त्रिसंयोजी पदार्थ मिलाए जाते, और त्रिसंयोजी पदार्थ हमारा केवल एल्युमिनियम है। आपको इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में केवल फास्फोरस और एल्युमिनियम शब्द याद रखना है, बाकी इन चीजों पर आप ध्यान न भी देंगे तो भी चल जाएगा। वैसे ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा यही सही होगा, फास्फोरस मिलाया जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको अगर ये टॉपिक पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अब हम खंड बा के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 1 मार्क्स के। इसमें हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे का विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखना है। तो कैसे इसे प्रश्न को हल करेंगे? यहाँ पर हमारा होगा आंसर नंबर 2, और इसका हम लिखेंगे का वाला, और इसमें हम लिखेंगे विशिष्ट चालकता। इसको मित्र हम छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और यह होता है 1/ρ के बराबर होता है। ये है इसका फॉर्मूला। अब हम इसे लिखेंगे सिग्मा, यानी छोटा सिग्मा का एसआई मात्रक, एक होता है हमारा एसआई मात्रक। यह जो एसआई मात्रक होता है यह सीमेंट नहीं भाई, है ना, सीमेंस प्रति मीटर होता है, या फिर हम इसे लिखते हैं ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स भी लिखते हैं। तो ये दो इसके मात्रक होते हैं, आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है मित्र। रही बात, इसमें एक चीज होता है, ये हमारा चालकता का फार्मूला, ये जो रो है इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। रो का जो फॉर्मूला होता है, यहां पर देखिएगा, रो बराबर होता है RA अपॉन में होता है मित्र L होता है। क्या होता है? RA अपॉन L होता है। अब यहां R का जो वैल्यू होता है, R क्या है हमारा? ओम होता है, तो यहां पर लिख सकते हैं ओम हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है? L मतलब लंबाई,
और इसका हो जाएगा मित्र मीटर। मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ओम मीटर। क्या आ जाएगा? ओम मीटर। तो हो सकता है आपको इस रो का भी आप लोगों को मात्रक पूछ लिया जाए। अब ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कैसे हो गया? जब ये हर में रहेगा और आप ऊपर ले जाएंगे तो इसमें -1 घातें लग जाएंगी। इस प्रकार से आप ये एक्स्ट्रा चीजें भी समझ सकते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कर लिया होगा। अब हम इसका अगला प्रश्न करेंगे। फटाफट वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा मित्र, है ना। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर खा है। खा को देखिए क्या है। ये क्या लिख दिया भाई? खा कह रहा है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। मित्रों, यह हमारे तीसरे चैप्टर का प्रश्न है, जिसमें दो समांतर धारावाही चालक इस प्रकार से होते हैं। अगर इसमें मान लीजिए I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं स्मॉल d है। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और इस प्रकार से एक ही दिशा में मान लीजिए धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह चालक इस पर बल लगाएगा और यह चालक इस पर बल लगाएगा। दोनों की दिशा अलग होगी पर मात्राएं सेम होगी। और इसका फॉर्मूला होता है मित्र F बराबर, यहां पर होता है μ0/2 पाई, और यहां पर होता है I1 I2/d। ये है हमारा फॉर्मूला, और बल है तो इसका मात्रक भी हो जाएगा कितना मित्र? न्यूटन हो जाएगा। यह 1 मार्क्स का प्रश्न है, इसलिए आप एक काम करिएगा, ऐसे प्रश्नों के जवाब देते समय आपको फुल मार्क्स अगर चाहिए तो जो फॉर्मूले आप लिखते हैं उनके मात्रक भी लिखें, और साथ में इसमें उपयोग होने वाले जो भी सिंबल्स हैं उनका भी मतलब आपको समझाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे। यह बल क्या है? F जो है यहां पर लिखेगा F चालकों पर लगने वाला बल है। क्या है? लगने वाला बल है, यानी फोर्स है दोनों चालकों पर, चाहे इसके द्वारा उस पर या उसके द्वारा इस पर। और यहां पर μ0 क्या है? ये भी देखिए, μ0 क्या है? मुक्त स्थान, है ना, यानी निर्वात की पारगम्यता है, हम कह सकते हैं निर्वात की पारगम्यता लिखिए। निर्वात की पारगम्यता होती है। और आपको यह भी समझना चाहिए कि μ0 बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है। इस प्रकार से इसका भी जवाब दीजिए। और I1 ये भी लिखिए, I1 एंड I2, I1 तथा I2 ये क्या है? चालकों में प्रवाहित धारा है। क्या है? चालकों में प्रवाहित धारा है, प्रवाहित धारा है। आप ये भी लिखिएगा और साथ में D भी लिखिएगा। D क्या है? D चालकों के बीच की दूरी है, चालकों के बीच की दूरी है। आप इस तरीके से 1 मार्क्स के प्रश्नों को ऐसे आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि यार फॉर्मूले ही तो लिखने हैं, फॉर्मूले लिख के हट जाओगे तो नंबर फुल नहीं मिलने के चांसेस रहते हैं। वैसे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इतना कर देते हैं तो आप और भी बेस्ट नंबर मिलेगा। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, कर लिया होगा। अब हम अपना तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है गा वाला, ठीक है। गा कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध, जैसे ही मित्र प्रतिरोध दिया वैसे ये हम दूसरे का ग लिख लेते हैं।
देखिए कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसको हल करने का एक तरीका है, एक रूल है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रश्नों को समझने में भी आसानी होगी और आप सवाल अच्छे से लगा भी पाएंगे। पहले जो भी डिजिट दिए हैं उनको आप उनके मात्रकों के रूप में नोट कर लीजिए। जैसे कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध, जैसे ही कहा प्रतिरोध तैसे ही समझ गए कि R बराबर दे दिया है 10 ओम। इसके बाद कह रहा है कि 10 हेनरी प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व है तो L बराबर हम कह सकते हैं, प्रेरकत्व को L से प्रदर्शित किया जाता है 10 हेनरी के बराबर, ठीक। फिर कह रहा है कि एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है, यानी बैटरी का जो विभव है वो V बराबर है हमारा 50 वोल्ट, ये भी लिख लेते हैं 50 वोल्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुंडली में संचित ऊर्जा निकालिए, तो संचित ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए U बराबर मित्र होता है फॉर्मूला हाफ LI स्क्वायर, सॉरी LI स्क्वायर होता है। अब हमें L तो पता है पर I नहीं पता, तो I कैसे पता करेंगे, आइए करते हैं। तो I पता करने के लिए चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर होता है V अपॉन R। V का मान है मित्र 50 और बटे R का मान है यहाँ पे 10। इसको काट दीजिए, 10 बचे 50, यहाँ पर I की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगा, ये 5 एम्पियर आ जाएगा। और ये 5 का मान यहाँ पर रख लें तो U बराबर आ जाएगा 1/2, L का मान है 10 और गुणे यहाँ 5 रख लीजिए तो 5 का वर्ग भी हो जाएगा, तो 1 कम 2, 2 पचे 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और गुणे में ये 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 बच्चे 125 और ये ऊर्जा है तो हम कह सकते हैं कि इसका मात्रक जूल होगा मित्र, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कर लिया होगा आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बस परिभाषा लिखो आगे बढ़ो। कैसे परिभाषा लिखेंगे मित्र, इसका ये हमारा घ वाला प्रश्न है तो लिखेंगे क्रांतिक कोण C, क्रांतिक कोण, इसको हम अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। देखिए क्रांतिक कोण तभी बनेगा जब प्रकाश सघन से विरल में जा रही होगी, यानी सघन से विरल में जाएगा तो सघन में आपतन कोण बनेगा और विरल माध्यम में अपवर्तन कोण बनेगा। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लिख लेंगे, पहले आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। यह मान लीजिए कोई सघन माध्यम है, ऊपर प्रकाश जो है सघन से विरल में जा रही है। मान लीजिए ये सघन को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ऐसे थोड़ा सा डैश कर देंगे, ये ज्यादा सही होगा। सघन माध्यम कुछ भी हो सकता है। यह हमारा N1 मीडियम होगा, इसका अपवर्तनांक N1 मान लीजिए, और प्रकाश मान लीजिए यहां से इधर जा रही है तो ये आपतित किरण होगी। और यहां पर हम ये कह सकते हैं, इस प्रकार से अविलंब डाल देना है। मान लीजिए A सिरे से आ रही है, B पर टकराई और ये हमारा नॉर्मल है N डैश मान लीजिएगा। जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से क्या होता है मित्र, दूर भाग जाता है। प्रकाश किरण क्या होती है, दूर भाग जाती है, और ऐसे में यह आपतन कोण कहलाता है और यह हमारा अपवर्तन कोण कहलाता है। यदि हम इस आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, यहां पर कर दें, आपतन कोण का मान और बढ़ाते जाएं तो एक यह अपवर्तित किरण जो होगी वो और ऊपर उठती जाएगी
और एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह प्रकाश किरण इस रूप में चली जाएगी और यह हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल होगा। और जब अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाए उस समय जो आपतन कोण बनेगा इसको हम क्रांतिक कोण C कहते हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा साइन C बराबर मित्र होता है N2 अपॉन N1। इस प्रकार से इसका आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा। N2 अपॉन N1 को आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 2N1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ये सब बड़े आसान प्रश्न हैं, सबसे अच्छे प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कर लिया होगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोहर कक्ष है ना, प्रथम बोहर कक्ष यानी R1 की वैल्यू हमें दे दी गई है। R1 मतलब त्रिज्या है, प्रथम बोहर कक्ष की त्रिज्या इतनी है। तो प्रथम की बात है मित्र, तो सबसे पहले ये अंगा वाला सवाल है तो इसे हम ऐसे कर लेते हैं। यानी हमें R1 प्रथम कक्ष की त्रिज्या दी है, R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। फिर हमसे कह रहा है कि तृतीय बोहर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो तृतीय बोहर कक्ष की यानी R3 बराबर हमें हल करना है। तो मित्र आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है Rn बराबर होता है n स्क्वायर इंटू R1 पहले कक्ष की, और जिसमें आपको निकालना है तो हमें तीसरे का निकालना है, तो हम यहाँ R3 लिख लेंगे बराबर यहाँ पर क्या होगा 3 का वर्ग और इंटू R1 का मान कितना दिया है ये लिख लीजिएगा। फॉर्मूला बड़ा आसान है, आप इस तरह से करिए। तो हम कह सकते हैं कि R3 बराबर ये 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा और इंटू 0.53 और इसका मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 पचे 45, 45 2 47। ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिए। 2 अंक पे यहाँ पर दशमलव लगा लीजिएगा। ये एंगस्ट्रॉम में था तो यह भी एंगस्ट्रॉम में ही होगा। आप इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, यानी त्वरक विभव हमको निकालनी है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की। जब इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य कितना दिया है 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि त्वरक इलेक्ट्रॉन के सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा चा वाला सवाल होगा, काफी शॉर्ट में इसका जवाब आप दे सकते हैं। यहां पर होता है मित्र तरंगदैर्ध्य, तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है एक फॉर्मूला √150 बटे v होता है। यहां पर लिख लीजिएगा, जहां v त्वरक वोल्टता है, क्या है त्वरक विभव है, त्वरक विभव है। ठीक, और साथ में लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रहेगा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, होना चाहिए। हालांकि लैम्डा तो तरंगदैर्ध्य है ही, और लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए और ये हमारा वोल्ट में आना चाहिए। विभव जो है ये हम कह सकते हैं विभव वोल्ट में होना चाहिए, वो आ जाएगा अभी। आप देखिए लैम्डा का मान कितना दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, तो आप यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा, 1 लिख लीजिए बराबर यहाँ पर हो जाएगा √150 बटे v। हमें तो v का मान निकालना है, तो एक काम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं ना। तो लिखिएगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग कर दीजिएगा तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आ जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी तो आ जाएगा 150 बटे v, और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि v बराबर आ जाएगा 150 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की त्वरक का त्वरक विभव आ जाएगा अगर 1 एंगस्ट्रॉम होगा। बाकी अगर इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य और बढ़ेगा तो हम और लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा,
और आगे के कंटेंट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।